नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में स्वागत। बहुत दिन हो गए लगातार ए टू जेड कॉन्ट पढ़ते-पढ़ते। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। अब जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मेथ्स पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ। अब ये तो फैक्ट है कि प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो लगे रहना इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, कई बार 4-5 साल तक नहीं होता। तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। हर किसी का अपना एक जॉन है, एक पैटर्न है। डिस्करेज होने से बढ़िया है कि हम उस टाइम का यूटिलाइज़ करें। ये जो 2-3-4 साल बीच में हैं, उसमें क्यों ना हम मैथ्स से रिलेटेड या स्टैट से रिलेटेड या कोई बीएससी, बीटेक ही कर ली जाए। जो लोग 12th के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश से रिलेटेड कोई कोर्स या डिग्री कर ली जाए। अब इसके कई फायदे हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा है कि कुछ नया और अच्छा सीख लेंगे, तो हमारी प्रिपरेशन को भी खराब नहीं करेगा, उल्टा और एनहांस करेगा। दूसरा ये है कि हमारी स्किल जब डेवलप हो जाएँगी, तो हमें कहीं जॉब भी आसानी से मिल जाएगी अगर हमें कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी तो। फील्ड वर्क के लिए भी हम रेडी हो जाएँगे। अब जो स्टूडेंट जो बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी स्टैटिस्टिक्स या बीटेक या बीए, बीएड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ईटीसी कर चुके हैं। अगर हम उनकी बात करें, मैंने भी कई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में देखा है जो कि अपनी फील्ड में अच्छा ही कर रही हैं, जबकि वो एक अच्छा एक्सपोज़र और अपॉर्च्युनिटी भी अलग-अलग फील्ड में दे रही हैं। देखो, ये कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेन गोल भूल जाओ। हाँ, अगर परस्यू करने हैं तो अच्छे से करो। ऑब्वियसली अपना मेन एम कभी मत भूलो। मेरे कहने का मतलब है कि अब ऐसे कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल भी है जहाँ करिकुलम और एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ और अपनी तैयारी भी जारी रख सको। अब ये तो ऑब्वियस है कि आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम का सिनेरियो मतलब अलग है, मुश्किल है मिलना। बट प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो जितनी मैंने रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग एक नाम जो हमेशा दिमाग में आता है, वो है एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ या नाम बनाने के बाद अगर किसी ने उसे मेंटेन किया है प्राइवेट में, तो ये एक यूनिवर्सिटी है जिसने इस चीज़ को मेंटेन किया है। एलपीयू पंजाब के जलंधर में लोकेटेड है, बहुत बड़ा कैंपस है, डाइवर्सिटी है, वाइब्स बहुत अच्छी हैं, फीस, स्कॉलरशिप ये सब कुछ नीरज चोपड़ा, विराट कोहली आप सबको पता ही है। बट मेरे को उस बारे में आपसे बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है उन चीज़ों के बारे में जो आप लोगों के काम की हैं, यानी जो बच्चों के काम आएँगी। एलपीयू आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? अनकॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड करिकुलम, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपोजर, इनोवेशन और रिसर्च मिलती है हमें, इंडस्ट्रियल टाई अप्स हैं इनके बहुत सारी कंपनियों के साथ और वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से ये लोग देते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो स्पेशली डिजाइन कोर्सेज़ हैं इनके जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और बाहर जाने के भी चांसेस ये लोग देते हैं, अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि बच्चा अब्रॉड में जाके तैयारी करे। इनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है। आप सोच रहे होंगे कि एलपीयू ही क्यों? और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं नॉर्थ इंडिया में, तो एलपीयू क्यों? तो मैं इसके बारे में कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ भी पढ़ाई हो रही है जो कि एलपीयू में है। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे बात करने के बाद और थोड़ी बहुत ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि आपको मुझे ये बताना चाहिए कि एलपीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ हैं, जो उसके साथ-साथ वो लोग कर सकते हैं। फीचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनका करिकुलम जो मैंने बताया, यानी कि इनकी पढ़ाई, इनका सिलेबस, इनकी फैकल्टी। पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है, सिलेबस काफ़ी एक्सेसिबल है और अच्छा है जिसमें सभी टॉपिक्स वाइडली कवर किए जाते हैं। फैकल्टी और स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं, अपनी-अपनी फील्ड के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। मैंने जब इनकी वेबसाइट पर कैंपस की पिक्स देखी तो मैंने देखा कि क्या कैंपस है भाई, इनकी लैब्स कितनी अच्छी हैं, लाइब्रेरी, मैक लैब, गूगल लैब। यूट्यूब पे सर्च करके इनका कैंपस टूर तो ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे हैं हम। इनकी लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं, हमारी खुद प्रीलिमिनरी एडवांस मैथ्स की किताब भी है जो बच्चे तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इनमें से 100 बुक्स भी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, कोई भी किताब उठा के, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बन जाएगी और पढ़ने से ही लर्निंग आती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि लैब से लेकर लाइब्रेरी सब कुछ इतना शानदार है, तो लर्निंग भी मस्त है। अच्छा, एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि फैकल्टी स्टाफ या यूनिवर्सिटी कैसी भी हो, जब तक स्टूडेंट्स खुद इंटरेस्टेड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब पढ़ाई तो एटलीस्ट बच्चे को ही करनी है और यहाँ के स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कितने इनोवेटिव हैं, बढ़िया इनोवेशन इन्वेंशन चल रही है, रिसर्च वर्क हो रहा है, हर दिन एक पेपर पब्लिश होता है, हर दिन एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनता है, लोग काम करते हैं उस पे। एक बच्चे ने तो अपनी थ्योरम ही बना दी थी, मतलब हम दूसरों की थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, यहाँ किसी ने अपनी ही इन्वेंट कर दी। नेक्स्ट अच्छा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो है गुड इंडस्ट्रियल टाई अप्स। मैंने आपको बताया कि बड़ी-बड़ी एमएनसी में लिंक जब होते हैं, बड़ी-बड़ी एमएनसी के रिसोर्स पर्सन जब यहाँ लेक्चर लेने आते हैं, सेमिनार लेने आते हैं, बच्चों को सिखाने आते हैं और फिर इन्हीं बड़ी कंपनी में रिक्रूटमेंट भी हो जाती है, प्लेसमेंट भी हो जाता है बच्चों का। और वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि कॉलेज में आते ही 1 साल के अंदर अपना कमाओ, अपना खाओ, कब तक माँ-बाप से पैसा लेते रहेंगे। साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो चल ही रही है। मान लेते हैं आपने कोई भी कोर्स साथ में चूज़ कर लिया, खर्चा बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमा रहे हो, अपना मैनेज कर पा रहे हो। वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको सेकंड ईयर से ही अपनी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड पेड इंटर्नशिप दिलवा रहे हैं, मतलब कि आप कहीं पे जाके ट्रेनिंग करोगे, वहाँ आपको सैलरी भी मिलेगी। तो पढ़ाई कर एग्जाम की प्रिपरेशन करो साथ में, प्रैक्टिकल फील्ड में काम करके पैसा भी कमाओ। थोड़ा-सा हेक्टिक हो सकता है ये, इससे आपका फोकस शिफ्ट हो सकता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतने रिजल्ट्स हमारे अच्छे आते हैं। मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं तैयारी भी कर रहा था साथ में, तो मैंने पढ़ाने के साथ-साथ एग्ज़ाम भी निकाले, पैसा कमाने का एक अपना अलग मोटिवेशन होता है। और ये अभी एक स्पेशल ऑप्शन भी दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स या तो अपनी डिग्री से रिलेटेड इलेक्टिव्स नहीं करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आप इलेक्टिव या माइनर चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर स्पेशली पढ़ाया जाएगा। एक और एग्जांपल, आपने डिग्री चूज़ कर ली बीएससी स्टैट्स। अब आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे कि इंग्लिश या फ्रेंच या जर्मन, तो उसके लिए आपके पास लैंग्वेज इलेक्टिव्स का ऑप्शन है, जिससे आप इज़िली अपना फेवरेट कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि आपका किसी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का प्लान चेंज होता है और आप दुनिया घूमना चाहते हो, बाहर सेटल होना चाहते हो। ठीक है, अलग से एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है इनका, जो कि कई स्टडी अब्रॉड फीचर दे रहा है और बहुत अच्छी जनरल कंडीशंस पे, मतलब कि एक टोटली अलग अपॉर्च्युनिटी है। एक ड्रॉबैक भी है यहाँ का क्राउड, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत है, भीड़ बहुत है। बट अगेन मैं ये कहूँगा जहाँ भीड़ होती है वहाँ हेल्दी कंपटीशन है और होना भी चाहिए। पॉजिटिव तरीके से देखें तो आपको अपना लेवल पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं। पढ़ाई-लिखाई छोड़ के देखो, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ का कल्चर, यहाँ की को-करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ का स्पोर्ट्स सब ऑलरेडी जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने आस-पास नॉर्थ इंडिया में जहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़िया है, तो एलपीयू उनमें से एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब लास्ट में अपनी बात खत्म करता हूँ और ये वीडियो मैंने एलपीयू के उन स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी के लिए नहीं बनाया। ये वीडियो मैंने बनाया अपने जो बच्चे हैं उनके लिए, उन्हें बताने के लिए कि ठीक है, आपको आईआईटी, एनआईटी नहीं मिल पाया, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बहुत ऑप्शंस हैं। सुनी-सुनाई बातें छोड़ के खुद ट्राई करके देखना चाहिए, क्या पता कब कौन-सी अपॉर्च्युनिटी किस दौर से ओपन हो जाए। मेरा मन है कि एक बार आप खुद जाकर एलपी यूनिवर्सिटी विजिट करें। ये जो सारी रिसर्च मैंने की और आप सबको बताया, आप सबको फिजिकली भी दिखा पाऊँ और वहाँ के स्टूडेंट्स और स्टाफ के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर पाऊँ। स्टूडेंट देखो कहीं के भी हों, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिहार के, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं के भी, आप सबको पता ही है, मैंने हमेशा बच्चों को प्यार दिया, अच्छी चीज़ें सिखाई, अच्छी बातें बताई। तो आपके लिए ऐसी रिसर्च वाली वीडियो जब कभी आगे ज़रूरत लगेगी, तो लाते रहेंगे, आप देखते रहिए।
अभिनय मैथ्स को मिलते रहेंगे और आप जानते हो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके साथ कुछ पढ़ाने की बात जरूर होती है, कोई भी नॉर्मल वीडियो नहीं होता है। तो मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको पढ़ा के जाऊँगा जाते-जाते। तो आज की क्लास में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि स्टेवर्ट थ्योरम क्या होती है। तो आपको लग रहा होगा कि ये थ्योरम हमें पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। तो एक छोटी-सी बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्टेवर्ट थ्योरम अगर मैं आपको कहूँ कि इसपे सीएचएसएल में सवाल आया है, इसमें एमटीएस पे सवाल आया है, तो आपके कान खड़े हो जाएँगे। तो आप हेडिंग लगाइए स्टेवर्ट थ्योरम। क्या है स्टेवर्ट थ्योरम? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। पहले थ्योरम क्या है, फिर उसका प्रूफ क्या होगा और फिर उसपे सवाल कैसे-कैसे आते हैं, क्वेश्चन्स कैसे आते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन्स आए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि स्टेवर्ट थ्योरम है क्या? जैसे एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और ये एक लाइन हमने कहीं से खींच दी डी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी और ये इसको एन एम में काट रही है। ठीक है? और मान लेते हैं कि ये डी है, ये दूरी डी है। अब मुझे डी निकालनी है तो डी कैसे निकलती है आप बहुत ध्यान से समझना। a इंटू डी स्क्वायर बराबर होता है किसके बराबर होता है? c इंटू एम स्क्वायर प्लस b इंटू एन स्क्वायर माइनस ए एम एन। मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा क्योंकि याद रखना जरूरी है और मैं एक बात और बताऊंगा कि आपके पेपर में जितने भी सवाल आए वो डायरेक्ट कभी इस थ्योरम पे नहीं आए, कभी कोई एंगल आसान दे दिया है, कभी कोई भुजा बराबर दे दी है या फिर मैक्सिमम बार जो सवाल आया है वो एंगल बाइसेक्टर पे आया है और जो एंगल बाइसेक्टर का हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो इसी थ्योरम से निकला है। कैसे? पहले इस थ्योरम का प्रूफ जान लेते हैं फिर उसका जानेंगे, दो सवाल करेंगे, खत्म कर देंगे फटाफट से। जल्दी जल्दी करते हैं, वक्त नहीं लगाते। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे ये थीटा मान लूं तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा और आपको पता है हर चीज का प्रूफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस रूल लगा देते हैं। मैंने लगा दिया। कॉस थीटा लगाऊंगा मैं अगर तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2dn। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सी स्क्वायर बराबर आ रहा है जी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2dn cos थीटा। ये लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब सेम चीज मैं लिख रहा हूं उधर, तो उधर वाले केस में क्या होगा कि बी स्क्वायर बराबर होगा डी स्क्वायर आएगा एम स्क्वायर आएगा, लेकिन अब की बार माइनस वाला ना प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो प्लस 2 dm cos थीटा हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? बोलो भाई क्या हो जाएगा? प्लस 2dm cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होगा। अब मैं चाहता हूं कि cos थीटा कट जाए, ये दोनों कट जाए, तो आपने कहा d तो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, cos थीटा इसमें n है इसमें m, तो इसको तो हम m से गुणा करते हैं। m और m और m, इसको n से गुणा करते हैं, n और n, और अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये पूरे के पूरे कट जाएंगे। बचेगा कितना? c स्क्वायर m c स्क्वायर प्लस n b स्क्वायर बराबर, मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा m प्लस n और यहाँ से mn कॉमन आ जाएगा m प्लस n। तो क्या मैं पूरा m प्लस n कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। अंदर कितना बचेगा? m प्लस n कॉमन लेने के बाद d स्क्वायर प्लस mn, यही बचेगा d स्क्वायर प्लस mn, m प्लस n कॉमन लेने के बाद। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अच्छा आप में से कोई मुझे बता सकता है m प्लस n कितना है? तो आप कहेंगे a, तो ये आ गया जी a और d स्क्वायर प्लस mn। देखो प्रूफ से ये भी पता चल गया कि मैं भी गलत लिख रहा था, थ्योरम कुछ अलग है, मैं लिख कुछ अलग रहा था। तो थ्योरम क्या है? ad स्क्वायर माइनस amn, बिल्कुल सही लिखा है, और mc स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे हम, क्या होगा? c स्क्वायर इंटू m प्लस b स्क्वायर इंटू n माइनस amn। इतनी सी बात। ये क्या है? स्टेवर्ट थ्योरम है, ये स्टेवर्ट थ्योरम का प्रूफ है। अब इसी स्टेवर्ट थ्योरम को हम एंगल बाइसेक्टर में कैसे लिखते हैं इसको फटाफट से जान लीजिए 1 सेकंड के अंदर। ठीक है? या पहले आप चाहो तो एक सवाल कर सकते हैं, हम इससे एक बहुत प्यारा सा सवाल कर सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे ये सवाल पूछ लिया, अब आप देखेंगे एक सवाल आपके सामने है जो डायरेक्ट स्टेवर्ट थ्योरम पे है और मुश्किल होते हैं इस तरीके के सवाल करना। अभी हमने क्या बताया कि हमने मान लिया ये एडी का स्क्वायर है, तो एडी स्क्वायर यानी कि 14 और 7 21, कैसे लगाएंगे इसको? 21 और एडी का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 20 का स्क्वायर इंटू 14 माइनस amn। ए कौन सी है? 14 और 7 21 गुणा 14 गुणा 7, यही हमने बताया। 7 से पूरा कट जाएगा, देखो 7 से हमने काटा तो 7 दिया 21, 7 कट गया, 2 बार कट गया, 7 ये कट गया, कितना आ गया? 3ad स्क्वायर बराबर आ गया 169 प्लस 800 माइनस 21 14 294। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये कितना आ जाएगा जी? 800 में से 294 506 और 169 675, 675 को 3 से काटेंगे 225 बार कटेगा, एडी कितना आ जाएगा? 15 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे सवाल जब पेपर में पूछे जाते हैं, ये स्टेवर्ट थ्योरम आप देखना कितने ऐसे सवाल होंगे। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखेंगे कि ये लग रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखेंगे आप ये लग रहा है, बट कौन से सवाल हमारे पेपर में सबसे ज्यादा आ रहे हैं उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लो। तो मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, इसका सेकंड यूज बता रहा हूँ। लाइक कि ये ए बी है, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी, और ये एंगल बाइसेक्टर है बेटा। अब जो मैंने ये mn लिखा है ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लेते हैं d। तो आप कहोगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में तो हमने मास्टर ये पढ़ रखा है कि c बाई b आमने सामने की भुजाओं का अनुपात m बाई n के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अभी हमने क्या पढ़ी थी थ्योरम? हमने पढ़ी थी कि भैया ad स्क्वायर बराबर c स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m माइनस amn। ये हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी? बताओ पढ़ी या नहीं? अब आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि cn बराबर mb कह रहा हूँ। बोलो कह रहा हूँ, तो लिख लेते हैं इसको। cn बराबर mb कह रहे हो आप, तो ad स्क्वायर बराबर सी एन की जगह एन बी रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एन बी एन प्लस बी एम की जगह ये रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? सी एन बी माइनस ए एम एन। आपने कहा कि जी मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, एम एन कॉमन ले लेता हूं, सी एम एन आएगा। सॉरी, बी एम की जगह रखा है ना मैंने, बी एन की जगह कितना रखा है? सी एन, तो बी गलत लिखा, सी एन की जगह कितना रख रहे हैं? एम बी रख दिया और एन आ गया। अब बी एन की जगह यहाँ पे भी हमने कुछ गड़बड़ की थी, सी एन एम बी दोबारा लिखा, सी एन की जगह एन बी लिखूंगा तो एम बी इंटू सी बचेगा, प्लस बी एन की जगह ये लिखूंगा तो सी एन बी बचेगा माइनस ए एम एन। आपने कहा कि जी कॉमन आ गया बी सी, यहाँ से ब्रैकेट में एम प्लस एन बच गया माइनस ए एम एन। आप कहेंगे कि एम प्लस एन तो खुद ए हो रहा है, तो ए बी सी माइनस ए एम एन, ए से ए कॉमन लेके कट जाएगा, डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? बी सी माइनस एम एन।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। जो सबसे काम का रिजल्ट है वो कौन सा है, ये कि डी स्क्वायर बराबर बीसी माइनस एम एन, डी स्क्वायर बराबर बीसी माइनस एम एन। आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये स्टेवर्ट थ्योरम का ही एक नतीजा है। ये क्या है, स्टेवर्ट थ्योरम का ही एक नतीजा है। मैं इस पे एक सवाल करा देता हूं फटाफट से और इसको खत्म करते हैं। आपने देखा ये सवाल पेपर में दिया हुआ है कि एडी का एक कौन सा विभाजक है, एबी बराबर 6 है, एसी बराबर 9 है, बीसी बराबर 10 है। अब बीसी अगर 10 है तो मैं 10 को डिवाइड कर सकता हूं 2 और 3 के अनुपात में, वो 4 6 हो गई। क्या हो गई, 4 6, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, और एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को 6 और 9 के अनुपात में बांटेगा। अब मेरे से सिर्फ इन्होंने एडी पूछा है तो मैं एडी डायरेक्ट कह सकता हूं कि नहीं, एडी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 नीम 54 माइनस 4 चौक 24, तो एडी कितना आ गया, √30, 20 का करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर हम आगे भी मिलते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी, आपको नई नई चीजें बताता रहूंगा। स्टेवर्ट थ्योरम को आज अपने दिमाग में बिठा लें, रट लें एकदम, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।